नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट लाइव और मुद्दा के संग के साथ स्टूडियो में मैं रंजीत। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 2553 नए मामले सामने आए हैं और 72 लोगों की मौत हो चुकी है। कुल मिलाकर अब तक 1373 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़ा अभी और बढ़ेगा। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन के सिपाहियों में शुमार डॉक्टर्स, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, पुलिस, ट्रांसपोर्टरों की भूमिका की जमकर तारीफ हो रही है। भारतीय वायुसेना ने तो हौसला अफजाई के लिए आसमान से फूल भी बरसाए। अच्छी बात है, जिंदगी के साथ सीधे खतरा मोल लेकर जिंदगियां बचाने वालों में वे भी तो शामिल है जो दिन रात एक कर जरूरतमंदों तक भोजन उपलब्ध करा रहे हैं, दाल चावल की व्यवस्था कर रहे हैं। इनके प्रयासों की भी सराहना और हौसला अफजाई भी जरूरी है। देश भर में हजारों एनजीओज, निजी संस्थान और व्यक्तिगत तौर पर जरूरतमंदों की सहायता करने वालों को नॉर्थ ईस्ट लाइव नमन करता है, सलाम करता है। लॉकडाउन का आज 41वां दिन है। सरकारी प्रयासों के साथ ही निजी संस्थानें और एनजीओज ने अच्छा काम किया है। इनको भी सम्मान होना चाहिए और ये लगातार काम कर रहे हैं बिना प्रचार प्रसार के। करोड़ों लोगों तक, करोड़ों जरूरतमंदों तक इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान की है और ये अभी भी जारी है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि, पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष मधुसूदन सिकरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सर्व हिंदुस्तानी युवा परिषद के अध्यक्ष शंकर सिंह, जो असम युवा गण परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष भी है। हमारे साथ मणिपुर से जुड़ चुके हैं ए शांता, ये सीईओ है फ्रेशिस फ्रेश के। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। रवि जी से मैं शुरू करना चाहता हूं। रवि जी, एक लंबी लड़ाई हम लड़ने जा रहे हैं और लड़ रहे हैं। 41वां दिन है। सरकारी प्रयासों के साथ जो गैर सरकारी संगठनें हैं उन्होंने भी अच्छा काम किया है। भले ही सरकारी तंत्र में कहीं कहीं खामियां नजर आई, बहुत सी गिरफ्तारियां भी हुई है, आगे भी होगी, लेकिन जो ये निजी संस्थानें काम कर रही है इसको आप सामग्रिक तौर पर कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे ये लगता है कि जिस तरह से ये एक ऐसा संकट आया, वैसे हर संकट के समय हम लोगों ने देखा है कि जो एनजीओज हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, जो सामाजिक संस्थाएं हैं, वो आगे बढ़कर सरकार के साथ कदम ताल करते हुए काम करते रहे हैं। और इस बार भी, और ये कोई छोटा मोटा जंग नहीं है, और यह जंग कितना लंबा चलेगा इसके बारे में भी कोई अनुमान नहीं लगा पा रहा है। बावजूद इसके 41-42 दिन हो गए। अगर हम असम की बात करें तो असम में एक दिन पहले लॉकडाउन शुरू हो चुका था। बावजूद इसके देखिए, आप पूरे असम की अगर मैं बात करूं, पूरे पूर्वोत्तर की बात करूं, तो ना जाने कितने 100 उनकी संख्या होगी। और अगर मैं लोगों की बात करूं तो हज़ारों में ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़कर लोगों की मदद की है। चाहे पूर्वोत्तर मारवाड़ी सम्मेलन हो, मारवाड़ी युवा मंच हो, पूर्वोत्तर हिंदुस्तानी सम्मेलन हो, तेरापंथ समाज हो, मैंने कि संख्या का कोई अंत नहीं है। जिस ढंग से लोगों ने आगे, अच्छा, सबने अपने अपने तरीके से मदद की है जी। किसी ने व्यक्तिगत तौर पर अपने जो 2-4 मित्र मिलकर उन्होंने एक एनजीओ टाइप का खड़ा कर लिया और वो लोग मिलकर काम करने लगे। कई जो प्रतिष्ठित संस्था हैं उनके अपने सदस्य हैं, उनकी शाखाएं हैं, हर राज्य में, हर नगर में, हर कस्बे में उन्होंने उनके माध्यम से काम किया है। तो मुझे ये लगता है कि अगर ये एनजीओ नहीं होते और ये आगे बढ़कर नहीं आते तो आदमी के साथ साथ पशु पक्षी भी भूखे मर जाते। क्योंकि इन एनजीओ ने सिर्फ मनुष्यों के लिए काम नहीं किया है। सड़क के जो कुत्ते थे, जो होटल पर या इस तरह की चीज़ों पर निर्भर थे, होटल बंद हैं, वो इधर उधर गिर रहे थे, भूखे घूम रहे थे। बंदर हमारे आसपास रहते हैं, उनके लिए खाना का आप लोगों ने भी कई बार दिखाया है, शुक्रेश्वर मंदिर और इसके आसपास के नवग्रह में भी, कि तो आखिर उन तक कैसे पहुँचे। सरकार ने जब प्रयास शुरू किया तो सरकार की अपनी एजेंसी है और सरकार जितना काम कर सकती है कोई संगठन नहीं कर सकता। लेकिन सरकार हर क्षेत्र में, हर कोने तक तुरंत नहीं पहुंच पाई थी। उस समय इन तमाम सामाजिक संगठनों ने, और आज भी देखिए इतने दिन हो गए हैं, ब्राह्मण भवन में आज भी लोग वहां पर रुके हुए हैं,
लगातार वो उन लोगों को भोजन और खाने रहने की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। तो और कहीं से बिना किसी सरकारी अनुदान के ये सारा काम चल रहा है। तो इस तरह की अगर आप सूची बनाएंगे तो लाखों लोग असम में ही मिल जाएंगे आपको, जिन्होंने अपने स्तर पर, चाहे 1000 रुपये का ही कंट्रीब्यूशन उनका हुआ हो, या किसी बच्ची ने अपने गुल्लक तोड़कर राज्य सरकार को और जो इसके लिए फंड है उसमें मदद की है। तो इस तरह से मैं देखूंगा। और मैं ये भी खास तौर से ये कि विभिन्न संस्थानों ने भी सिर्फ आगे बढ़कर काम नहीं किया है। सरकार के लिए जो कोरोना से लड़ने के लिए जो पूंजी की ज़रूरत है, चाहे वो पीएम केयर्स हो, असम केयर्स हो, मुख्यमंत्री सहायता कोष हो, उसमें भी इन सारे लोगों ने मिलजुल कर काम किया है। ये अच्छी बात है कि मैंने देखा कि रॉयल ग्रुप ने सबसे पहले आगे बढ़कर 1 करोड़ का अनुदान कोरोना के लिए जो विभिन्न फंड हैं, प्रधानमंत्री का, असम केयर्स और मुख्यमंत्री सहायता निधि, इन सारी चीज़ों में लोगों ने आगे बढ़कर मदद किया है। चैम्बर है, अलग अलग व्यापारिक संस्थान हैं, व्यक्तिगत लोग हैं। आप ये देखिए कि सरकार के साथ कितने सारे लोग खड़े हुए हैं। जी। और आज भी आपके स्टूडियो में 2 मेहमान हैं जो इस तरह की चीज़ों से लगे हुए हैं, वो भी अपने अनुभव साझा करेंगे कि किस तरह से उन्होंने इस दिशा में काम जी किया हाँ, है। बिल्कुल। हमारे साथ पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष मधुसूदन सिकरिया जी है। मैं शंकर सिंह के पास आऊँगा, पहली बार हमारे स्टूडियो आए हैं। मधु जी, बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे, लेकिन इन दिनों के अनुभव को आप कैसे देखते हैं? धन्यवाद रंजीत जी। निश्चित रूप से अनेक वर्षों से आपने देखा होगा कि सामाजिक संस्थाएं काम कर रही है, एनजीओ वगैरह काम कर रहे हैं, लेकिन ये एक जो बीमारी आई है कोरोना, ये अपने आप में विचित्र बीमारी है, क्योंकि इसमें काम भी करना है और अपने आप को सुरक्षित भी रखना है। ये बहुत ज़रूरी था। तो इसके द्वारा एनजीओ जो होती है वो आप देखिए कि कोऑर्डिनेशन का काम करती है। जिनको सहायता देनी है और सरकार का जो काम है, उन दोनों के बीच की एक कड़ी है एनजीओ, जो कि अपनी भूमिका, मैं समझता हूँ कि इस समय में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एनजीओ ने निभाई है। और इस समय मैं कह सकता हूँ कि एनजीओ की जो क्षमता है, इस कोरोना वायरस के समय सभी को पता चला है कि एनजीओ अपने क्षेत्र में किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। अब मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा कि केवल यही नहीं है कि हमें राशन बिक्री दे देना है, पहुँचा देना है, और भी अनेक कार्य इस क्षेत्र में थे जो कि एनजीओ को करने थे। और अवसर, मैं कहना चाहूँगा कि अवसर एनजीओ को काम करने के लिए खुद तलाशने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो एक लाइन चल रही है उसी में चलते रहिए, लेकिन उससे हटकर भी अगर हम कुछ कर सकते हैं उसमें आना चाहिए। मैं तो इस बार कह सकता हूँ कि जब आपने देखा होगा कि विभिन्न राज्यों में जो लोग फंसे हुए हैं उनको अपने राज्य तक पहुँचाने का काम एनजीओ के माध्यम से, मैं विशेषकर नाम लेना चाहूँगा, हमारी जो संस्था है उसने किया है। और हमें बहुत खुशी है कि आज 222 जो यहाँ के लोग थे जिनको हमने वहाँ तक पहुँचाया है। इससे हमको एक अनुभव हुआ है, इस कड़ी में एक रास्ता दिखाई दिया है कि किस प्रकार से और भी जो अपने लोग यहाँ फंसे हुए हैं अन्य प्रांतों के, उनको अपने किस प्रकार से अन्य प्रांतों तक ले जा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा प्रयास है और काम किया जा रहा है। सरकार भी इस दिशा में काम कर रही है। सर्व हिंदुस्तानी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर सिंह हैं हमारे साथ। शंकर, गुवाहाटी के आसपास क्षेत्रों में आप लोगों ने लगातार 40-45 दिनों से जो काम किया है उसके बारे में दर्शकों को थोड़ा बताइए, क्योंकि ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि फ्रंट लाइन के जो सिपाही है, डॉक्टर नर्स ही नहीं है, एनजीओज़ के जो सदस्य हैं वो भी अपनी जान जोखिम में डालकर गली कूचों तक पहुंचते हैं। तो 40 दिनों में आपके संस्था ने क्या किया और आपका अनुभव कैसा रहा, आप बताइए। सर्व हिंदुस्तानी युवा परिषद के सभी सदस्य 4000 जो है पैकेट मुहैया कराए। जहाँ से रिकमेंड आया वहाँ से हम लोगों ने, मतलब एडीसी सर, पाठक सर के नेतृत्व में, और पूर्व मुख्यमंत्री महंतो सर, हमारे क्षेत्र के विधायक जी, इनको लेके भी हमने हर क्षेत्र में वितरण किए और 4000 अभी तक हम लोगों ने वितरण किए। जी हाँ, बिल्कुल। और आगे भी आपका ये प्रयास जारी रहेगा? आगे भी प्रयास जारी रहेगा। जैसे रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से आप लोग जाएंगे। आपके प्रयास की सभी सराहना कर रहे हैं। और हम आज का जो कार्यक्रम है, मैं ऐसे ही सिपाहियों के
को समर्पित करते हुए कार्यक्रम कर रहा हूं। हमारे साथ मणिपुर से, इम्फाल से ए शांता जो सीईओ है फ्रेशर्स, एन शांता सीईओ फ्रेशर्स फ्रेश, नाम थोड़ा हमारे लिए नया है लेकिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शांता जी, आप किस तरह से लोगों को कैसी कार्रवाई करते हैं और किस तरह से लोगों की मदद पहुंचा रहे हैं आप लोग? दरअसल हमारा जो, मैं पहले सबको नमस्ते नमस्ते बोलता हूँ। अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो हम लोग 2011 के आसपास से एग्रीकल्चर और रिलेटेड चीज़ों में हम लोग जुड़े हुए हैं। तो 2011 से हमारा 2011-13 के आसपास से हम लोग एग्री एंटरप्रेन्योर होके पूरा एग्रीकल्चर में जो भी हम कर सकते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड वो कर रहे थे। तो अभी जब कोरोना का क्राइसिस जब खुलने लग गया तो हमें लगा कि बेसिकली गवर्नमेंट जो रिकॉग्नाइज़ करती है फ्रंटलाइन फाइटर को रिकॉग्नाइज़ करती है, वो दरअसल कंट्री को चलाने का जो जिम्मा है वो सिर्फ डॉक्टर, नर्सेस और पुलिस या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास रह गया, ऐसे हमें फीलिंग आया पहले। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम इस टाइम हम अपना रोल को प्ले करें, अपने बाकी फार्मर कंपनीज जितने भी हैं या फिर जो हमारे फार्मर ग्रोअर है उनके साथ हम ये रोल को प्ले करें और हम लोग भी अपने जगह पे जो हम कर सकते हैं उसको करने के लिए वॉलंटरीली हमें भी बाहर आना चाहिए। जो जैसे कि खेतीबाड़ी से जुड़े हुए फार्मर है और जैसे कि जो होम डिलीवरी करते हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, स्विगीज़ हो गए जैसे, उन कंपनीज़ भी उन्होंने भी अपना जिम्मा उठाया और उन्होंने भी अपना जो कर सकते हैं वो किया। लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम को चलाने में जो मुश्किल हुआ, सरकार ने जो लॉकडाउन अनाउंस किया उसमें एग्रीकल्चर के लिए कोई प्लानिंग नहीं था। जो जितना अगर आप कोई भी पेपर खोल के देखोगे, जब से सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस किया उस टाइम से जो भी लॉकडाउन के अकॉर्डिंगली जो भी स्टेटमेंट आता गया, या ग्रीन जोन या रेड जोन डिवाइड होता गया या जब रिलैक्सेशन मिलता गया, उसमें एग्रीकल्चर का जो रिलैक्सेशन है वो काफ़ी बाद में आया है। तो अप्रोक्सीमेटली आप लगा लीजिए एग्रीकल्चर में जो डैमेज अभी हुआ है उसको रिकवर करना और लोगों को जो उनके सुविधाएं पहुंचाना। जैसे आपने देखा होगा, आपके असम से अगर हम कैलकुलेट करें, मणिपुर में जो असम से मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, इन जगहों पे असम से टमाटर वगैरह जाता है। तो टमाटर में जो अगर खेतीबाड़ी में जो लॉस हुआ है अगर उसको कैलकुलेट करें तो इट्स अ ह्यूज लॉस, बहुत बड़ा लॉस है। ये लॉस को लेते और लोगों को सुविधाएँ पहुँचाते मैं मानता हूँ कि मतलब जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज या फिर जो फार्मर के पार्टी है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। एक पेपर जब गवर्नमेंट से निकलता है तो उसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि खेतीबाड़ी का जो प्रोडक्शन है वो कैसे मूव होगा, वो कहाँ पे स्टोर होगा। जो वहाँ पे पड़ा है, जहाँ पे पड़ा है, जो जहाँ पर पड़ा है वहाँ पे ही पड़ा है। मतलब उस जैसे कि डिस्ट्रिक्ट क्रॉस नहीं कर सकते आप, स्टेट कोई मतलब रूल निकालती है नया कि डिस्ट्रिक्ट क्रॉस नहीं कर सकते। आप देखिए कि गुवाहाटी में जो पॉपुलेशन है, आप लगा लीजिए शिलोंग में जो पॉपुलेशन है वो गांव में पॉपुलेशन नहीं है, जो इम्फाल में पॉपुलेशन है, जो कोहिमा में पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन गांव में नहीं है जहाँ पे प्रोडक्शन होता है। तो जो गांव में सपोज करो अगर गांव में 100 का पॉपुलेशन है तो आपके सिटी में 1000 का पॉपुलेशन है। अगर गांव से वो सामान मूव नहीं होगा तो सिटी को खाने के लिए कहाँ से मिलेगा। तो लॉकडाउन का जो इम्पैक्ट होगा, लॉकडाउन तभी सक्सेस हो सकता है जब खाना जो है, जो इसेंशियल कमोडिटीज़ के अंदर सब्जी, चावल, जो भी आपके हमारे मारवाड़ी फ्रेंड्स जो है वो कर रहे हैं, हम लोग जो कर रहे हैं, इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड प्रॉपर हो तो तभी लॉकडाउन सक्सेसफुल हो सकता है। लॉकडाउन को 40 डेज, 100 डेज, 200 डेज, 6 महीना लगाने से भी अगर ये कमोडिटीज़ का मूवमेंट, और ये कमोडिटीज़ का अकेला मूवमेंट ही नहीं, जो जैसे कि यहाँ पे जो हम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे अभी तो थोड़ा रिलैक्सेशन मिल गया है। सपोज़ करो असम में जो फार्मर है उनकी खेतीबाड़ी हो रही है। खेतीबाड़ी ऐसी चीज़ नहीं है जो आप लगा लो कि आज करो और कल रोक दो। जैसे कोई फैक्ट्री है उसको 2-3 दिन रोक दो, 3 महीना रोक दो, फिर से रिकवर करो। खेतीबाड़ी कैन नॉट बी डन लाइक दैट। खेतीबाड़ी ऐसी चीज़ है वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। उसके लिए आपको चाहिए कि सीड्स टाइम पे मिले, फर्टिलाइज़र टाइम पे मिले। अगर आप गुवाहाटी में जो मेन एजेंट है या डीलर है, अगर उनके पास से फर्टिलाइज़र को खरीदने के लिए जाने ही नहीं दोगे या फिर उनको होम डिलीवरी करने नहीं दोगे तो आपका लॉकडाउन का जो असर है वो आपको 1-1.5 साल के बाद देखने को मिलेगा। तो जैसे हमारे दोस्त यहाँ पे जो कंपनीज है छोटे छोटे, उन्होंने गवर्नमेंट को अप्रोच किया, गवर्नमेंट ने नए ऑर्डर पास किए कि होम डिलीवरीज को मूव करो। ये काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, मैं इतना कहना चाहता हूँ पहले। जी हाँ, बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपसे और भी बातें करेंगे और भी जानकारी जुटाएंगे आपसे। रवि जी, जैसा वो बता रहे हैं कि खेतीबाड़ी एक दिन का काम नहीं होता है,
मणिपुर ने काफ़ी कुछ फेस किया। हमारे ही मुद्दा शो में ही हमारे जो वहाँ के ब्यूरो चीफ है शरद चंद्र ने ही बताया था, और भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने भी बताया था कि डीजल की कमी के चलते ट्रैक्टर चलाने में दिक्कत हो रही थी, सीट्स नहीं मिल रहे थे, पानी की भी कमी थी। तो धीरे धीरे अब स्थिति सामान्य हो रहा है, और मणिपुर में जो ज़्यादातर क्रॉप्स उगते हैं या खेतीबाड़ी होती है, बहुत उनकी क्वालिटी जो है पूरे पूर्वोत्तर में उसकी मांग रहती है। निश्चित तौर पर फ्रेश हमारे लिए नाम नया है, लेकिन काम आप लोग बहुत अच्छा करें, आपके पास आएंगे। असम में भी हम देखें तो किसानों के लिए घोषणाओं पर घोषणाएं तो हुई है, लेकिन आज की तारीख तक सरकार को जिस तरह से कदम उठाना चाहिए वो नहीं उठा पाई है सरकार। देखिए, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का कि आज की स्थिति में भी आप देखिए कि इंडस्ट्रीज के लिए जितनी चिंता हो रही है, और वो इसलिए भी हो रही है कि इंडस्ट्री से जुड़े बड़े बड़े एलिट ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके पास अरबों रुपए का कैपिटल है, लेकिन आज भी देश में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला जो सेक्टर है वो खेती किसानी सेक्टर है, और वही सेक्टर है जो आपको रॉ मटेरियल की सप्लाई करता है। इंडस्ट्रीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो चाहिए वो आपके किसानों द्वारा उत्पादित होता है। और बार बार इस बार भी लॉकडाउन में, जैसा उन्होंने बहुत सही कहा कि खेती किसानी के बारे में सबसे लास्ट में ध्यान आया, जबकि आपको जो चावल, दाल, गेहूं, तेल, सारी चीज़ें जो आपको मिल रही हैं वो आ कहाँ से रही हैं, उसका रूट कहाँ है, उस रूट की तरफ हम लोगों ने नहीं देखा। और आज असम में भी जो स्थिति है, ज़्यादा से ज़्यादा, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो अभी अगर किसानों को धान के बीज नहीं मिले तो बोरो खेती का जो ये बोरो धान का जो सीजन है वो निकल जाएगा। मई महीने के अंदर उनको वो लगाना होगा, क्योंकि उसके बाद बाढ़ आएगी, और बाढ़ तक अगर वो फसल मजबूत नहीं होती है, उसका पौधा मजबूत नहीं होता है, तो वो तो एक बार पानी में वो सारे पौधे धान के बह जाएंगे। एक जो चैन सिस्टम है, मुझे ये समझ में नहीं आता है आज भी। ये तो अभी कोरोना का संकट है, इसके पहले भी जब यहाँ पर फसल बम्पर होती है तो आपने भी देखा होगा किसान आलू की बोरी ले जाकर खेत में डाल देते हैं। वो इसलिए हो रहा है कि प्रोडक्शन भी है और डिमांड भी है। गुवाहाटी में हम कभी 60 रुपया टमाटर खरीद रहे हैं, कभी 40 रुपया, कभी 50 रुपया, और वहाँ उनको 2 रुपया नहीं मिल रहा। तो ये जो मार्केटिंग का जो चक्कर है, और मार्केटिंग बोर्ड का, मार्केटिंग चेन का, अभी तक हम असम में वो स्थिति को नहीं डेवलप कर पाए हैं। जबकि आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि पूर्वोत्तर जैविक खेती का एक बड़ा केंद्र बन सकता है, क्योंकि आज भी पूर्वोत्तर में लोग परंपरागत ढंग से खेती करते हैं। जैसा कि आप मणिपुर में अभी आप सुन रहे थे उनकी बात मणिपुर से, कि उन्हों का भी था कि बहुत ही ट्रेडिशनली तरीके से जो खेती होती है, अगर हम उस पर ध्यान दें, और खास करके मार्केटिंग पर, विपणन, प्रोडक्शन। अभी क्या हुआ कोरोना में, आपने एसेंशियल कमोडिटीज को दे दिया पास, मूव कर सकते हैं, फार्मेसी के लिए कर दिया, लेकिन किसानों के खेतों में जो लगी फसल जो खराब हो रही है उसको आपने ना तोड़ने का परमिशन दिया, ना उसको ले जाकर बाजार ले जाने का, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और कई फसल तो ऐसी होती है कि कोल्ड स्टोरेज में भी आप नहीं रख सकते हैं। आखिर उनकी जो ये बर्बादी हुई है, तो मुझे लगता है कि कृषि विभाग को निश्चित रूप से एक रोड मैप तैयार करना चाहिए। जो हो पाया, नहीं हो पाया, वो आज और अभी से, कि किस तरह से इन किसानों की भरपाई की जाए, कैसे इन किसानों को मदद पहुंचाई जाए। नहीं तो आने वाले दिनों में, अभी हम कह सकते हैं कि असम ऑलमोस्ट 70% धान की फसल के मामले में आत्मनिर्भर है। एक समय वो भी था जब जनरल सिन्हा यहाँ पर राज्यपाल हुआ करते थे, उन्होंने पंपिंग सेट की व्यवस्था की थी, और उस साल असम एग्रीकल्चर में धान के मामले में आत्मनिर्भर हो गया था। ज़रूरत से ज़्यादा धान की फसल हुई थी। उस समय एग्रीकल्चर मिनिस्टर चंद्रमोहन पटवारी थे। वो एक उदाहरण असम के लोगों ने दिखाया है कि हम सबसे अपनी ज़रूरत से ज़्यादा धान पैदा कर सकते हैं। लेकिन आप किसानों को मदद तो पहुंचाइए, किसानों की ज़रूरत को पहुंचाइए। जो कोट सूट पैंट पहनकर जो लोग सरकारी कार्यालय या बैंक जाते हैं, उनको बैंक का मैनेजर हो या ऑफिस का बाबू हो वेलकम करता है, और वह किसान एक साधारण चप्पल और धोती में और गमछा माथे पर या कंधे पर रखकर जब कार्यालय जाता है,
तो प्यून ही उसको हड़काने लगता है। वह किसान जो हमारा अन्नदाता है, वह किसान जो हम अच्छे अच्छे पैकेट में जो सामान खरीद कर लाते हैं, आता वो उसी खेत से है, उसी धूल और कीचड़ में पैदा होता जी हाँ, बिल्कुल। और भारत कृषि प्रधान देश है, असम कृषि प्रधान राज्य है, पूरा पूर्वोत्तर कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन किसानों के साथ इस तरह की हरकत, इस तरह की बेरुखी कहीं ना कहीं देश की आर्थिक प्रगति में भी बाधा यही वजह है कि आजकल के पढ़े हुए लड़के खेती नहीं करना जी हाँ, चाह रहे हैं। बिल्कुल। तमाम संसाधनों के बावजूद सर्व हिंदुस्तानी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर सिंह है हमारे साथ। 41-42 दिन से आप लोग कार्यक्रम चला रहे थे, तो कैसे कैसे मैनेज किया आपने, किस तरह से व्यवस्थाएं की आपने? पहले तो जो भी हिंदी भाषी कई समुदाय जो हमारे घर पे आ जाते थे, तो देखा नहीं गया, और हम लोगों ने एक आपात मीटिंग बुला के एक डोनेट हम लोग सब मिला के और हम लोग चालू किए। और हमारे विधायक जो पश्चिम गुवाहाटी के एमएलए साहब, मोहंतो साहब, सुनील टेका जी, इन सबों का भी सहयोग मिला, और हम लोगों ने अभी तक किया है और आगे भी करते रहेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष जी हाँ, सब आपके जो संस्था, आपका युवा टीम है, सब यंग लड़के, सब यंग आदमी है आपके टीम में, हाँ, सब पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमने भी देखा था कई इलाकों में बहुत व्यवस्थित ढंग से सर्व हिंदुस्तानी परिषद के बैनर तले काम किया गया था। मधु जी, आप एक व्यवसायी भी है, लेकिन आप ये भली भांति समझते हैं कि हमारे देश की रीढ़ की हड्डी जो है वो किसान है। किसान अन्न नहीं उपजाएगा तो दूसरे व्यवसाय भी नहीं होंगे। आप आपको क्या लगता है, आप बहुत दिनों से व्यवसाय में हैं, आपने किसानी भी देखी है, खेती भी बहुत नज़दीक से देखी है, ये बेरुखी क्यों है आखिर उनके खिलाफ? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न है रंजीत जी आपका, क्योंकि जैसे कि रवि जी ने बात उठाई, एकदम सही बात कही है, क्योंकि हमारा ध्यान हर तरफ जाता है, लेकिन किसान की तरफ एकदम आखिरी में ध्यान जाता है, जो कि होना चाहिए। आज 80% जनसंख्या पूरे देश की किसान की है, तो उन पर अगर ध्यान न दे तो अपने आप बहुत मुश्किल, खाद्य सामग्री की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत विकट परिस्थिति आगे अगर इसी प्रकार चलता रहा तो करना पड़ेगा। और मेरे विचार से सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, ध्यान तो देना चाहिए और तमाम योजनाएं भी बनती हैं, लेकिन देश में किसानों की आत्महत्या की जो घटनाएं सामने आती है, निश्चित तौर पर सभी के मन को झकझोरता है। हम बहस करते हैं इस पर, उसके बाद भूल जाते हैं और सरकार फिर बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए काम करना शुरू कर देती है। वह किसान जो ज़मीन को बचा रहा है, जड़ ज़मीन से जुड़ने की जो बात सामने आ रही है, उन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए मुश्किल होता है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं एन शांता, CEO। आप निश्चित तौर पर हमारे स्टूडियो में जो गेस्ट हैं उनको सुन रहे थे। मणिपुर में किसानों की हालत कैसी है, संक्षेप में बताएं। मणिपुर में जो किसानों की हालत है वो ज़्यादा अच्छी भी नहीं है। सरकार ने अभी 2-3 दिन पहले कुछ कदम उठाए हैं। चीफ मिनिस्टर मणिपुर ने फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज़ के साथ मीटिंग करके वो एक टास्क फोर्स बनाया है, जिसका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जिसकी कमांड कर रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से अभी थोड़ा लेट हो गया है। मतलब देखिए, अभी भी मैं बोल रहा था, खेती कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप 1 महीना रोक दो उसके बाद चलने दो। अभी तो क्या होगा कि खाली मणिपुर की बात नहीं है, आप बड़े स्टेट में देख लीजिए, महाराष्ट्र में आप देख लीजिए, असम बड़ा स्टेट है यहाँ का, त्रिपुरा थोड़ा बड़ा है, इन स्टेट में देख लीजिए। इनमें क्या होगा कि किसानों को क्या चाहिए होता है, किसानों को जो ज़मीन तैयार हो रही है उसके लिए खाद चाहिए होता है, चाहे ऑर्गेनिक में हो चाहे केमिकल फॉर्म में हो। उसके बाद उसको चाहिए होता है कि जो उगा हुआ है उसके लिए भी उनको ग्रोथ प्रमोटर वगैरह, हार्मोन, जितनी चीज़ें होती है उसको मतलब कीड़ों से बचाने के लिए, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। आप देख लीजिए 40 डेज़ में कोरोना के शुरू होने के बाद होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना चीज़ निकाला कि उन्होंने ऑर्डर निकाला कि किसानों के लिए एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों को फ्री किया जाए। लेकिन हमारी जो प्रजा है उनके नासमझी के वजह से, सीधी सी बात है, प्रजा की नासमझी की वजह से, जैसे ही अगर गवर्नमेंट ऑर्डर देती है कि चलो ठीक है, गुवाहाटी में ये खाद के दुकान को खोल देते हैं या इम्फाल में ये खाद के दुकान को खोल देते हैं, तो जो हमारे लोग हैं वो उसके ऊपर जैसे टूट पड़ा हो। लाइक देर इज़ अ बेसिक नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन पीपल ऑल्सो। अभी हम लोग जो है क्राइसिस में है। जो गवर्नमेंट ने हेल्थ का गाइडलाइंस दिया है उस गाइडलाइन को फॉलो किए बगैर हम दुकान को खोल नहीं पाएंगे। दिस इज़ बेसिक थिंग। सो जब अगर
हमारे हमारे गवर्नमेंट ने जो गाइडलाइन दिया है, अगर जब उनको मालूम है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को मालूम है, गवर्नमेंट को मालूम है कि ये कंडीशन में हम लोग अगर इन शॉप्स को खोलेंगे या इन फैसिलिटीज़ को खोलेंगे तो ये सारे लोग जो है ये एकदम से आ जाएंगे और वी मे गेट इन्फेक्टेड अगेन। कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो बढ़ सकता है। तो वाई नॉट यूटिलाइज सम अदर एरियाज लाइक इनके जो फार्मर क्लब्स है, डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्लब्स को बुलाए मीटिंग पे। फार्मर का जो गवर्नमेंट ने जो क्लब्स बनाए हैं आईसीआर के अंदर, जो नाबार्ड के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो क्लब्स बनाए, उनको बुलाए और उनको पूछे कि भाई तुम्हारे इलाके में क्या क्या ज़रूरत है। तो उनसे एक रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तैयार करे, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको फैसिलिटेट करके लोगों को बिना रोड पे लेके शांता आए, जी, वो अभी जो automatically आप provide बोल कर रहे हैं सकता कि था। सरकार ऐसा रोड मैप तैयार करे, लिस्ट बनाए, क्या आपको नहीं, आप तो बोल ही चुके हैं कि ये देर हो गई है, लेकिन क्या आप लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन की ओर से सरकार को एक जो है खाका बना के नहीं दे सकते या रोड मैप आप और ये नहीं बता सकते कि जल्द से जल्द काम करें? एक्चुअली मणिपुर का जो कंडीशन है, ये 2 महीने 4 वीक्स पहले हमने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को एक ट्वीट किया था कि हमें फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज को एक्टिव करना चाहिए। उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये हॉर्टिकल्चर कमिश्नर को, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कमिश्नर को फ़ोन करके डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर से एक लिस्ट निकाला है जिसमें 14 क्लब्स है, 14 फार्मर क्लब्स है जो गवर्नमेंट के अंडर वर्क करती है। और उनको एक ऑर्डर मिला हुआ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर का साइन हुआ ऑर्डर मिला हुआ है कि ये क्लब जो है ये लोकल एरिया में वेजिटेबल प्रोवाइड करने के लिए ये क्लब काम करेंगे और ये मूव करेंगे। सिर्फ ये क्लब्स जिनके सीईओज, जिनके क्लब के चेयरमैन, और इनको पास भी दिया हुआ है। तो ये क्लब्स जो 17 क्लब्स है, जो ये क्लब्स काफ़ी टाइम से काम कर रही है और काफ़ी अच्छा काम कर रही है। दिस इज अ स्टेप टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन मणिपुर। आफ्टर डेट ग्रेजुअली जब कोरोना बढ़ता रहा और रिलैक्सेशन थोड़ी मिली, तो स्टेट गवर्नमेंट इज डूइंग वेरी गुड इन कंट्रोलिंग ऑल दिस थिंग्स। बट थोड़ा सा हम लोग ऑलरेडी थोड़ा लेट हो तो चुके हैं, ये तो हमें मानना पड़ेगा, लेट हो चुके हैं। क्योंकि देखिए मणिपुर में जो यूरिया आएगा, अभी मणिपुर में जो खेती के लिए यूरिया आएगा, ये आएगा जोरहाट से, आसाम से। यूरिया का जो फैक्ट्री है वो फरवरी से बंद पड़ा हुआ है। आप इमेजिन करिए यूरिया का क्या स्टॉक होगा त्रिपुरा में, आप मेघालय में यूरिया चाहिए होगा, उसका क्या स्टॉक होगा। हमारे यहाँ पे आता है कैल्शियम ग्रेन्यूल्स, वो आता है जर्मनी से, ठीक है। वो कैल्शियम जो आता है वो फैक्ट्री बंद पड़ा हुआ है, ट्रांजिट नहीं है। तो उस कंडीशन में देखिए देयर हैज़ टू बी अ प्री प्लानिंग। अगर ये लॉकडाउन करना था तो एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए था। जी हाँ, बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए था। शांताराम, ये सिर्फ मणिपुर के लिए विडंबना नहीं है, असम के लिए भी ये विडंबना ही रही है कि यहाँ के कृषि विभाग ने और कृषि मंत्री ने या सरकार ने किसानों के लिए उस तरह से नहीं सोचा जिस तरह से सोचने की जरूरत थी। हम वहाँ के किसानों पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ सर्व हिंदुस्तानी युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर सिंह हैं, हमारे साथ पूर्वोत्तर प्रदेश मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष मधुसूदन जी है, वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जंग लड़ने वाले फ्रंट लाइन के सिपाहियों में डॉक्टर, नर्स सहित पुलिस और पैरामेडिकल के स्टाफ लगे हुए हैं। उनकी तारीफ हो रही है। कल ही हमने देखा था कि भारतीय वायुसेना ने ऐसे नर्स, डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ तथा पुलिस के जवानों के लिए उनको सम्मानित करने के लिए या उनके कार्यों की प्रशंसा के लिए, सराहना के लिए आसमान से फूल बरसाए थे। लेकिन एनजीओ जो काम कर रहे हैं उनको भी आगे लाना होगा, उनका भी जो मानसिक स्थिति है उसको दृढ़ करना होगा, क्योंकि वो भी फ्रंट लाइन के सिपाही है और गली गली तक वो पहुंच रहे हैं। सरकार जो काम नहीं कर पा रही है, एनजीओज कर रहे हैं, निजी संस्थानें कर रही है और निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर भी कई लोग जो है ऐसे काम कर रहे हैं। हम सीधे सिलचर की ओर रुख करेंगे। विक्रम सरकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, लॉकडाउन का 41वां दिन है और 41 दिनों में सरकार के साथ ही गैर सरकारी संगठनों ने, एनजीओज ने बहुत अच्छा काम किया है। आपने लगातार हमें रिपोर्ट भेजी वहाँ से कि कौन क्या काम कर रहा है और किस तरह से लोगों की सहायता की जा रही है। अभी स्थिति कैसी है और क्या कहेंगे आप? हाँ रंजीत जी, हमने जैसे देखा आज 41वां दिन है और आज इतने दिनों में जितने जो लोग भूख से कराह रहे थे, जो लोग एक्चुअली नीडी थे, उन लोगों के पास सरकार ने तो उन लोगों को मौका दिया भी था, रिलीफ दिए थे। लेकिन ऐसे बहुत सारी बेसरकारी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, फिर लोग हैं जो बढ़ चढ़ के आते हैं और उन लोगों को हेल्प करते हैं बिना कोई जात पात धर्म को देखे। यहाँ पे जात एक ही है, वो है भूख,
और कम्युनिटी है अगर वो है नीडी, इसी को मानते हुए हमारे साथ, जैसे हम जहां पे अभी खड़े हैं, हमारे साथ रेड क्रॉस सोसाइटी जो लगातार काम करके जा रही है। और उस दिन से, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ है और जब ये निर्देश आई थी रंजीत कि दुकानों के बाहर सर्कल बनाया जाए, तो इनिशिएटिव जो पहला कदम लिया था वो रेड क्रॉस सोसाइटी ने लिया था और लगातार वो लोगों के साथ काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे साथ भाषा शहीद स्टेशन के जो ऑर्गेनाइजेशन है भाषा स्मरण समिति, उनके भी मेंबर्स हैं। तो हम शुरू करेंगे यहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के, जो लगातार दिन रात काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो जरूरतमंद हैं। दादा, हम जैसे देख रहे हैं कि सरकार तो अपनी काम कर रही है और साथ ही साथ आप लोग सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हर उस लोगों तक पहुंच रहे हैं जो मूल रूप से नीडी हैं। तो आप लोग कैसे काम कर रहे हैं और आप लोगों को कैसा लग रहा है ये काम करने में? देखिए, रेड क्रॉस का ये मॉरल ड्यूटी है, इसलिए रेड क्रॉस बनाया गया था। तो हम लोग लॉकडाउन की इस डेज में 14 मार्च से लेके आज तक हम लोग काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग डे से लेके। तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोग रेड क्रॉस की तरफ से किया है। लास्ट एक्टिविटीज़ जो ब्लड डोनेशन कैंप था, ये डॉक्टर हर्षवर्धन की रिक्वेस्ट में या हम लोग का सिलचर का सांसद डॉक्टर राजदीप का रिक्वेस्ट में किया था। इसमें हम लोग का बहुत सारा ये मिले 126 ब्लड कलेक्शन हम लोग कर पाए हैं। इसके सिवाय बहुत सारे काम किए हैं हम लोग का एग्जीक्यूटिव मेंबर सारे जितने आदमी हैं सब कुछ मिल के हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है जो हम लोग इस हालत में हम लोग आदमी का पास जा रहे, ये हम लोग का अच्छा लग रहा है। तो रंजीत जी, ये थे दीपायन चक्रवर्ती जो रेड क्रॉस सोसाइटी से हैं। अभी हम लोग जाएंगे डॉक्टर राजीव कौर के पास, जो कि भाषा स्मरण समिति के मेंबर हैं। हम लोगों ने देखा है कि ये स्टेशन में जो भाषा शहीद स्टेशन है, सिलचर का जो स्टेशन है, यहाँ पे जितने लोग फंसे हुए हैं, यहाँ पे इतने दिन से 41 दिनों से ये लोग फंसे हुए हैं यहाँ पे, और पिछले 26 दिनों से रेगुलर बेसिस पे आप लोग इन लोगों को खाना दे रहे हो। तो ये सब कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हो और क्या कहना चाहते हैं आप? जब ये काम करता है आपको कैसी फील होती है? एक्चुअली हम लोग 6 अप्रैल से ये स्टार्ट किया, जब हम लोग यहाँ पे देखा कि यहाँ पे इस स्टेशन पे बहुत सारी बैगर्स है, कुली है, जिसके पास काम नहीं है, ठीक मांगने के लिए आदमी नहीं है, ट्रेन बंद है, और थोड़ा बहुत एक परसेंटेज है जिसको दिमागी हालत भी सही नहीं है, पागल कहते हैं आदमी लोग। लेकिन उनको पास मिनिमम ये जब खुला रहता है तो क्या होता है, वहाँ पे चावल का दुकान है, रोटी का दुकान है, पुलाव का दुकान है, वो लोग खाना वाना मिल जाता है उन लोगों को किसी न किसी तरीका से। लेकिन सब बंद होने के कारण उनको पेट में कुछ नहीं था, तो हम लोग ये सिद्धांत लिया सब मिलके कि हम विक्रम हम आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं, आपके साथ फिर बनेंगे, आप सवाल कीजिएगा उनसे। हमारे साथ सूरत गुजरात से विजय खमोंग जुड़ चुके हैं और हाँ, वो पहले भी एक बार जुड़े थे। सूरत में एक फैक्ट्री में वो लोग काफ़ी दिनों से बंद है और असम सरकार ने जब उनको असम सरकार ने दूसरे राज्यों से लोगों को लाने की बात कही। असम सरकार ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था। वो जारी करने के बाद विजय ने बताया था, जो ऊपरी असम से बिलोंग करते हैं, कि हमने उसमें मिस कॉल दिया था और उनके जहाँ पे 30-32 जो लोग हैं उन्होंने भी मिस कॉल दिया था। 48 घंटे बीत चुके हैं लेकिन अभी तक असम सरकार की ओर से कोई रिप्लाई नहीं आया। विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, क्या कहेंगे आप? थोड़ा बताइए, असम सरकार का हेल्पलाइन नंबर आपके लिए कितना काम आ रहा है? हाँ, असम सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दिया था, 2 दिन हो गया, 48 घंटा हो गया, लेकिन हम लोगों ने जितना लगे हैं सबने मिस कॉल किया, लेकिन किसी का पास रिप्लाई नहीं है। और एक लिंक आने वाला था, वो भी अब तक आया नहीं है। तो मतलब ऐसे पहले भी एक बार नंबर दिया था, 2 नंबर दिया था, वो 1 घंटा चालू हुआ, उसके बाद सब स्विच ऑफ हो गया। कि नंबर के ऊपर नंबर दे रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स मतलब मिल नहीं रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है। और अपना प्रॉब्लम ज़्यादा होकर जा रहा है, तो गाँव भी जाने के लिए नहीं मिल रहा है, बहुत तकलीफ हो गया है। जी हाँ, मुश्किल तो हो रही होगी, हम समझ सकते हैं, लेकिन असम सरकार के मंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने जो मीडिया के सामने बयान दिया था उसके अनुसार मैं आपको बता दूं, पहले जो है वो बसों से लोगों को लाया जाएगा स्टेज वाइज, चरणबद्ध तरीके से, और लंबी दूरी जैसे आप गुजरात में रहते हैं या और गोवा में, साउथ इंडिया में, उनको बस से नहीं लाया जाएगा, उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था की जाएगी। और ट्रेन के लिए बातचीत चल रही है।
हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रविशंकर रवि जुड़े हुए हैं। विजय एक फैक्ट्री में है, उनके साथ तमाम 30-40 लोग बैठे हैं और वो पहले भी बता चुके थे उनको भोजन की समस्या है। फैक्ट्री 1 साल तक फिर चालू होने का कोई चांस नहीं है। तो असम सरकार जो व्यवस्था करी, आप बेहतर उनको समझा सकते हैं क्योंकि अभी वो बहुत चिंता में है, मुश्किल में है। और नहीं, निश्चित रूप से असम सरकार ने एक और भी व्यवस्था की थी कि जो लोग जहाँ पर हैं, अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो वहीं पर बने रहें। असम सरकार की तरफ से 2000 रुपया महीना उनके अकाउंट में डाला जाएगा ताकि जो ज़रूरी चीज़ है, चावल दाल वगैरह, वो ले पाएँ। तो इसके लिए क्या आपने कोई आवेदन किया है? हाँ, हम लोगों ने जो पहले भी लिंक दिया था ना, एक 96 वाला नंबर पे जो 2000 देने के लिए, जी। उसमें अप्लाई किया, लेकिन वो पहले जो 2000 है तो वो भी नहीं मिला। अभी जो नया है उसमें भी कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब 1 रुपया भी अब तक नहीं मिला है सरकार से। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से रंजीत जी, आपके पास इनका नंबर होगा। जी। ये नंबर जो नोडल अधिकारी हैं, AP तिवारी, उनको वो नंबर, हम लोग आपका ये नंबर व्हाट्सएप अभी प्रोग्राम के बाद उनको करेंगे कि इस तरह से है। और ये कंप्लेन भी है उनका कि वो उन्होंने मिस कॉल दिया है लेकिन उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला है। विजय हम लोग नॉर्थ ईस्ट लाइव की तरफ से जो नोडल अधिकारी है, पर्सनली आपका नंबर जो है उनको देंगे, वो आपसे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम खत्म होते ही हम उनसे संपर्क साधेंगे और वो बर बेसि चिंता कर থাকিব নালাগে। অসম গভৰ্ণমেণ্টে কাম কৰি আছে, আপোনালোকক নিশ্চয় বহুত সোনকালে তাৰ পৰা অনাৰ ব্যৱস্থা এটা কৰা হ'ব। বিজয়, বেছি চিন্তা নকৰিবা, প্ৰগ্ৰামটো শেষ হোৱাৰ লগে লগে নডেল অফিচাৰক আমি তোমালোকৰ নাম্বাৰটো দিম, তেওঁলোকে তোমালোকৰ নাম্বাৰত কথা পাতিব। য'তে আছা তাতে থাকিবা, বৰ বাহিৰত বেছিকৈ নোলাবা। তোমাৰ যিটো মেছেজ আমি আসাম গভৰ্ণমেণ্টক ওচৰত নিশ্চয় পোৱাই দিম। विजय थे, वो चिंता होना लाजमी है रवि जी, क्योंकि गुजरात सूरत में रहते हैं, आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। और 10-15 दिन पहले जो कार्यक्रम में जुड़े थे, उन्होंने कहा था कि हमारे पास 4-5 दिन का ही राशन है, क्योंकि जब वो राशन के लिए लंबी कतार में जाते हैं तो पहले लोकल लोग मिलते हैं, लोकल लोग पहले से ही लगे होते हैं, तो इनको थोड़ा शक की नज़र से भी देखा जाता है। मैं कहना चाहूँगा इसमें अगर व्यवस्था अगर चाहे राशन की व्यवस्था, तो अगर हमें कांटेक्ट करने के लिए कहा जाए तो हम उन्हें उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं। और सूरत तो माने करोड़पति अरबपति व्यवसायियों का शहर है। जी, सबसे ज्यादा अरबपति वहीं पर है। और मुझे लगता है कि और जब यहाँ पर पूर्वोत्तर मारवाड़ी सम्मेलन है और भी दूसरे NGO हैं, जब यहाँ लोग काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सूरत में भी काम कर रहे होंगे। और पूर्वोत्तर मारवाड़ी सम्मेलन की निश्चित रूप से शाखा भी है सूरत में, तो वो संपर्क कर मारवाड़ी सकते हैं। सम्मेलन के किसी अधिकार, मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप कम से कम। लेकिन विजय ने एक बात बताई थी कि उनका जो फैक्ट्री है बहुत दूर इलाके में है, लेकिन वहाँ प्रशासन तो है, वहाँ सरकार तो है। जी। और विजय और कुछ बोलना चाह रहे हैं? विजय कुछ बोलना चाह रहे हैं? विजय बोलिए। मैं असम वाले को, मतलब असम में जितना आदमी है सब, हम लोग जो बाहर रह रहा है ना, वो लोग को बहुत गलत बोल रहा है। मतलब जिसने बोला है वो लोग माफी मांगे, क्योंकि हम लोग को बोल रहा है कि जो बाहर से आएगा वो लोग मतलब चोरी करेगा, ये करेगा। तो बहुत मतलब गलत बोल रहा है बाहर में जो रह रहा है वो लोग को। तो ऐसे नहीं बोलने का मैं वही एक दरखास्त करता हूँ। विजय, मैं आपकी मानसिक स्थिति को समझ रहा हूँ। पूर्वोत्तर के लोगों के साथ ये कोई नई बात नहीं है। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, उन्हें कहिए, हम उससे कांटेक्ट करेंगे। मैं हमारे जरूर साथ पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन जो है, उनके प्रांतीय अध्यक्ष है, और उन्होंने कहा है कि गुजरात में जो इनका ब्रांच है, उस ब्रांच के लोगों को आप बताएंगे, और आप तक जो अगर आपको राशन की कमी है, कुछ कमी है, तो वो भी आपकी सहायता करने की बात कर रहे हैं। आपके लाने के में भी हम पूरा हेल्प करेंगे, आप ऐसी बात नहीं, आप हम कांटेक्ट हमसे जरूर करें। जी हाँ, मेरा आपसे आग्रह। तो मारवाड़ी सम्मेलन आपके पास बहुत जल्द पहुंचने वाला है। दूसरे खाद्य सामग्री की बात को लेकर, जहां तक असम लौटने की बात है, तो असम सरकार से हम अपील करने जा रहे हैं नोडल अधिकारी के साथ, तो आपसे संपर्क साधेगा। लेकिन आप लोग कोई कुछ भी बोले, विपदा की समय है, थोड़ा धैर्य बना के रखना होगा, क्योंकि आप घर से बहुत दूर है। पैसेंस के साथ रहिए और एक पॉजिटिव माइंड लेके रहिए विजय। और आपने सभी साथियों को बोलिएगा कि असम से जो है मारवाड़ी सम्मेलन और असम सरकार आप लोगों के साथ बहुत जल्द संपर्क साधने वाला है। तो आप इतना चिंता करने की बात नहीं है विजय। नॉर्थ ईस्ट लाइव भी आप लोगों की मदद के लिए पूरी तरह से तत्पर है। आपसे विदा लेता हूं विजय। हमारे साथ सिलचर से विक्रम जुड़े हुए हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी और भाषा स्मरण समिति के लोग जो जिस तरह का कार्यक्रम कर रहे थे उसके बारे में बता रहे थे। विक्रम, समय की कमी है और थोड़े संक्षेप में जानने की कोशिश कीजिए कि क्या आगे भी उनका कार्यक्रम जारी रहेगा।
हाँ रंजीत, जिस वक्त हमारा ये शो चल रहा है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भाषा स्मरण समिति है और रेड क्रॉस सोसाइटी, यहाँ पे जो लोग हैं इतने दिनों से यहाँ पे फंसे हुए हैं, उन लोगों को वो लोग अभी उनका खाना आ चुका है जो रेगुलर बेसिस पे चल रहा है। मैं दीपायन चक्रवर्ती जी से पूछना चाहूंगा, जैसे हम जानते हैं जो रेड क्रॉस सोसाइटी जो है वो बहुत सालों से बहुत पुरानी एक संस्था है और ये हमेशा लोगों से जुड़ा हुआ एक संस्था है, तो आप लोगों ने क्या क्या काम किया और फ्यूचर में इस लॉकडाउन के बीच आप लोग क्या स्टेप लेने वाले हैं, संक्षेप में हमें बताइए। देखिए 13 अप्रैल हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक लेटर मिला था जो क्वारंटाइन के लिए हम लोग क्वारंटाइन एरिया चाहिए हम लोग का रेड क्रॉस में, तो 10 बेड हम लोग आइसोलेटेड एरिया बना के 10 बेड हम लोग किया है, रखा है यहाँ। फिर हम लोग केमिस्ट या ग्रोसरी शॉप का सामने सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बॉक्स बनाया गया हम लोग रेड क्रॉस का तरफ से। हम लोग पुलिस जो प्रशासन है इस पे पहरादार जितना आदमी है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, इन लोगों को हम लोग 3 दिन लगातार ड्रिंकिंग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इतना सारे काम हम लोग किया है। फिर हम लोग का सब सेंटर एक आगे भी आप लोग की आगे भी हम लोग काम करेंगे रेड क्रॉस के लिए। जैसे देख सकते हैं रंजीत, मैं डॉक्टर राजीव कौर के पास तुरंत जाऊंगा। आप देख सकते हैं ये खाना अभी वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पे खाना रखा है। आप संक्षेप में बताएं, अभी जो कुछ दिन और बाकी है लॉकडाउन का, उसमें आप फ्यूचर में भी आप लोगों का प्लानिंग क्या है, संक्षेप में बताएं। ये कंटिन्यू हम लोग करेंगे जब तक भारत सरकार ये असम सरकार ये लॉकडाउन हमारा लिए चालू रहेगा, हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे। आप लोग ये कंटिन्यू करेंगे। हाँ रंजीत, जैसे हमने देखा आज यहाँ पे हमें खाली 2 संस्थाएं मिली हैं, ऐसे बहुत सारे हजारों हाँ, बिल्कुल संस्थाएं हैं, विक्रम ऐसे बहुत से लोग हैं जो खुद आगे बढ़ के आते हैं। डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिस, उनको सब कोई नमन कर रहा है, सलाम कर रहा है। लेकिन एनजीओज को भी थोड़ा एनकरेज करना चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट लाइव की ओर से आप उनको, जो रेड क्रॉस सोसाइटी है और भाषा स्मरण समिति है तथा आपके सिलचर में जो एनजीओज काम कर रहे हैं, उनको नॉर्थ ईस्ट लाइव की ओर से नमन आपकी ओर से कर दीजिएगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं और विक्रम सरकार थे, वो दिखा रहे थे वहाँ किस तरह से काम हो रहा है। हमारे साथ सर्व हिंदुस्तानी युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर सिंह है। शंकर, लॉकडाउन 3 का आज पहला दिन है और ये लॉकडाउन 17 मई तक जारी रहेगा, तो आगे आप जो ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लोगों की सहायता करेंगे, ये आप लोग कैसे तय करते हैं? लिस्ट बनाते हैं या आपको प्रशासन की ओर से बोला जाता है, या कैसे करते हैं ये? प्रशासन की तरफ से भी जो आता है उस पर भी हम लोग करते हैं और हम लोग घर घर जाके देखते हैं और उसके बाद मतलब हम लोग टोकन देके और एक मतलब राशन वितरण हम लोग करते हैं। किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है इस दौरान जब आप फील्ड में जाते हैं? कोई समस्या आती है? नहीं, समझ में आता है कि किसको दिया जाए, उस पर मतलब हम लोग वितरण करते हैं। जी हाँ, लोग पूरा सहयोग करते हैं आपका। हम एक बार फिर एन शांता के पास जाना चाहेंगे। इम्फाल में सीईओ है फ्रेश। एक बार एक नाम तो आप अपने आप लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का, शायद मुझे थोड़ा दिक्कत हो रहा है बोलने में। सर, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो नाहकपम फूड एंड बेवरेज है। वी आर एन एग्रीकल्चर बेस्ड मार्केटिंग एंड फार्मर बेक कंपनी। ठीक है सर, हमारे पीछे करीब आप लगा लीजिए अराउंड 1000 फार्मर से ज़्यादा हमारे साथ काम करते हैं डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। देखिए, तो आपका काम मेनली वेजिटेबल्स का है, पैडी ग्रोइंग का है, या ये आपका दूध उत्पादन के साथ भी है, मिल्क, काव मिल्क वगैरह? हम लोग का हमारा जो काम है बेसिकली ग्रोइंग एंड मार्केटिंग तक हम लोग ग्रो करवाते हैं, फिर उसको मार्केटिंग भी करवाते हैं। लगा लीजिए पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के इनिशिएटिव के अकॉर्डिंग हम लोग ने यहाँ से करीब 1 करोड़ 30 लाख का जिंजर एक्सपोर्ट किया हुआ है दिल्ली में यहाँ से। ठीक है, जो हम गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम होता है उसके पीछे जो प्रोडक्ट निकलते हैं उसको मार्केटिंग करने में हम लोग उनकी मदद करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। मैं रवि जी के पास आना चाहता हूँ। रवि जी, वो जैसा बता रहे हैं, एक मतलब ऑर्गेनाइज तरीके से जैसे किसानों को ले रहे, और यहाँ पे नाम लेना ही होगा हमारा जो सीता जखला, जो सीता कोऑपरेटिव सोसाइटी है, मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी है, वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। असम से बहुत से युवा जो है 8000 10,000 पर, मैंने पहले भी जिक्र किया था, वो सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करने के लिए देश के अलग अलग प्रांतों में जाते हैं। अभी ये जो अब विजय थे सूरत में, ऐसे किसी फैक्ट्री में फंसे हुए हैं। देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं, एक अच्छी व्यवस्था, एक क्रांति तो आ सकती है। देखिए, दिक्कत ये है कि यहाँ भी अच्छे जो स्किल्ड वर्कर हैं यहाँ भी ज़रूरत है।
अक्सर लोग बोलते हैं कि मुझे, लोग तो बहुत हैं काम करने वाले, लेकिन जो अच्छा काम कर सकते हैं ऐसे लोगों की कमी तमाम जगह। आप किसी भी बड़ी इंडस्ट्रीज में यहाँ चले जाइए, किसी भी कई बड़े होटल के जनरल मैनेजर ने मुझे कहा कि यार अच्छा कोई बंदा हो तो बताओ। और दिक्कत यह हो रही है कि यहाँ लोग काम नहीं कर रहे हैं। अब मैं रामेश्वरम गया, वहाँ एक रिजोर्ट में 2 युवक, जो बैरा भी है वहाँ पर, प्यून भी है, केयर टेकर भी है, वही 2 बंदा वो पूरा रिजोर्ट चला रहा है। वो एक मणिपुर का मिला और एक गोहपुर का मिला। केरला में इसी तरह से, जबकि केरला के लोग बाहर जाते हैं, खाड़ी देशों में जाते हैं जी। और वहाँ पर वो इसलिए कि लोगों में कहीं ना कहीं ये दिमाग में रहता है कि दूसरी जगह में हम छोटा भी काम करेंगे, जिसको लोग, चूंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम है डिग्निटी ऑफ वर्क नहीं है। जी। जो कार में चलते हैं, जो ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, उनकी ज़्यादा डिग्निटी है, और जो साधारण जो सफाई कर्मचारी है अपने आसपास के, हम उसको कितनी इज्जत देते हैं, जबकि उसका वह वो काम करता है जो दूसरे लोग गंदा करते हैं, उसको वो साफ करता है। चूँकि प्रॉब्लम यहाँ पर डिग्निटी ऑफ वर्क का है, जो हम अमेरिका या हम विदेशों की बात करते हैं, विदेश से हम ये सीख कर नहीं आते हैं कि वहाँ सबकी डिग्निटी, सभी के काम की डिग्निटी बराबर है। जी हाँ, मैं आपको रोक के एक बात कहना चाहता हूँ। बॉलीवुड की कई फिल्में हैं जहां हम दिखाते हैं कि हीरो बाहर जाता है फॉरेन कंट्री में, वहां होटल में प्लेट धो रहा है, पार्ट टाइम कर रहा है, हम खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। और भले ही इंडिया में बड़े घर का उसको हम करते हैं, लेकिन अपने खुद नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे इतने काम है, काम को लेकर जो हम वो भेदभाव करते हैं, इसी वजह से शायद इसी का नतीजा है कि असम का जो मेन पावर है युवा शक्ति, वो बाहर खट रहा है कम पैसों में। और ये असम के लिए ही नहीं, पूरे पूर्वोत्तर के लिए, देश के लिए भी नुकसानदेह है। आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे आप इस मानसिकता को, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से एक चिंता का ही विषय है, क्योंकि देखिए कि अब स्थिति ऐसी है कि आसाम से जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए, और बाहर से आदमी आ रहे हैं यहाँ। अगर इस प्रकार से कोई कोऑर्डिनेशन हो सके, जैसा कि रवि जी बता रहे हैं, यहाँ पर असम में क्या एक आत्मसम्मान की भी बात आ जाती है, क्योंकि यहाँ काम करते हुए हमें एक फील होता है कि हम जो हमारे आसपास के जो है उनको यह लगेगा कि हम भी काम कर रहे हैं। यहाँ की जो संस्कृति है उसमें मैं कहना चाहूँगा कि कुछ बदलाव की भी आवश्यकता है। यहाँ के जो काम की जो संस्कृति है उस पर अब हमें ध्यान देना चाहिए, विशेषकर अगर काम यहाँ पर उपलब्ध है, ऐसी बात नहीं है, काम काफ़ी है। और जिस प्रकार से ये कोरोना वायरस आया है, चाइना की अनेक फैक्ट्रियाँ, मैं समझता हूँ कि अब जो भी इंडस्ट्री है वो आसाम में बसने वाली है। अगर यहाँ बसती है और यहाँ पर ही हमारे जो भाई हैं उन्हें काम मिलता है, तो हम क्यों गुजरात जाएंगे, क्यों यूपी जाएंगे? मेरा कहना है बहुत अच्छा यहाँ पर साधन है और इसका हमें उपयोग करना चाहिए। जी हाँ, उपयोग करना चाहिए। सर्व हिंदुस्तानी युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर सिंह, आखिरी सवाल, आप जो सुन रहे हैं, आप अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उम्र में कम हैं लेकिन हौसला बहुत रखते हैं, आपके काम में दिखता है। आपको क्या लगता है कि घर में रह के काम करना बेहतर है या बाहर जाके 8-10 हज़ार में खटना? संक्षेप में बताइए। असम में भी बहुत सा रोज़गार है, उसको किया जा सकता है, और असम में रह के ही करे तो अच्छा है। जी हाँ, बिल्कुल, असम में रह के करें, अपने प्रदेश में, अपने घर में रह के भी हम अपनी स्थिति सुधार सकते हैं। आखिरी बार मैं इम्फाल जाना चाहूँगा एन शांता जी के पास। शांता जी, मैन पावर मणिपुर इस मामले में मैं कहूँगा सौभाग्यशाली है। किसान किसानी करता है और स्पोर्ट्स में काफ़ी आगे है, लेकिन किसानों के लिए और अच्छी संभावनाएं हो सकती है, क्या कहेंगे संक्षेप में? कार्यक्रम के अंत में हम देखिए, ये अभी जो आप डिस्कस कर रहे थे उससे रिलेटेड मैं आपका जो सवाल है उसका जवाब देना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे नोटिस में एक चीज़ है, जो हमारे नोटिस में जो आदमी जो सक्सेस हो जाता है ना, वो नोटिस में वापस आना नहीं चाहता है, और दिल्ली में बैठ के या मुंबई में बैठ के, यूके में बैठ के नोटिस के लिए कमेंट करते रहते हैं। सबसे पहली बात तो गुजरात, पंजाब जैसे कर्नाटका, केरला के लोगों से हमें सीखना चाहिए कि जो अगर हम सक्सेस हो गए तो हमें अपने मिट्टी के पास वापस जाना चाहिए। जैसे मैं ऑस्ट्रेलिया में 2 साल रहा हूँ, वियतनाम में भी रहा हूँ, तो मैंने डिसाइड किया कि जो नॉलेज हम बाहर से लेके आए हैं, अगर उसको हम वापस जाके अपने स्टेट में, अपने मिट्टी में हम उसको लगा नहीं सकते कुछ भी, वो नॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं है। पंजाबीज़ को देख लीजिए, मारवाड़ीज़ को देख लीजिए, वो लोग बाहर रहते हैं, सारे लोग बाहर रहते हैं, वापस आते हैं अपनी ज़मीन में, अपने गाँव जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं अपने गाँव के लिए।
लोगों को वापस आना चाहिए अपने अपने स्टेट में। कोरोना इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन टू कम बैक एट होम। अगली दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है उसको लेंडिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बनाना चाहिए। लेकिन जो है वो ऐसे ही सब्सिडी वगैरह देने से कुछ नहीं होगा। जो एजुकेटेड यूथ है हमारे, जो आसाम के हैं, गुजरात में एजुकेशन लेके वहाँ पे काम कर रहे हैं, उसको अगर हम वापस लेना चाहें तो उसके लिए लेंडिंग करने के लिए कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा ना। तो ऐसे बैठे हमारे तो बाहर है ऐसे नहीं होता है। ठीक है सर। जी हाँ, बिल्कुल। आज का कार्यक्रम जो था कोरोना के वॉरियर्स को हम सम्मानित करने के लिए, उनका हौसला अफजाई के लिए आज शुरू किया था हमने। और इस दौरान चर्चा में कई सारे बातें जो सामने आई, कोरोना के बहाने सरकार को भी सोचना होगा, ऑर्गेनाइजेशन को भी सोचना होगा, और सामाजिक संगठनें हैं उनको सोचना होगा, और निजी तौर पर आपको सोचना होगा कि आप अपने राज्य के लिए कितना कुछ दे सकते हैं भविष्य में, इस पर जरूर सोचना होगा। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना के खिलाफ हम लगातार जंग लड़ रहे हैं। 41 दिन बीत गए हैं और शायद ये 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना जितना भी आगे बढ़े, लेकिन अपने देश को बचाने के लिए, अपने राज्य को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए हमें एक सेफ तरीके से लड़ाई जारी रखनी होगी, क्योंकि ये अदृश्य लड़ाई है और सरकारी गाइडलाइंस के तहत ही हम इसको लड़कर जीत सकते हैं। मुद्दा में इतना ही। धन्यवाद।